पीली मूंग, अरहर, मसूर, उड़द, चना दाल, हरी मूंग, इतनी सारी दालें हैं। ज्योत्सना, ईशा, इसमें से आप दोनों की पसंदीदा दाल कौन सी है? मुझे तो हरी मूंग वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। हरी मूंग वाली दाल पेश किया जाए। और चना दाल तो मेरी फेवरेट है। और मैं मसूर की दाल देखकर खुद को रोक ही नहीं पाती। लेकिन क्या आपको दाल खाना पसंद है? तो अगर हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आज से खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दाल खाने की आदत आपको कई सारी बीमारियों से बचा सकती है। अच्छा मीनाक्षी, सुना तो है कि दाल में प्रोटीन होता है, ये तो पता है, लेकिन वो बीमारियां कौन सी है जिनसे ये दालें बचाती हैं? ईशा, प्रोटीन के अलावा दाल में और भी बहुत सारे गुण हैं। जैसे अरहर की दाल हाई बीपी वालों के लिए वरदान है। ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके खून की सप्लाई को बेहतर करती है। पेट अगर खराब है तो पीली मूंग की दाल खाइए, ये गट फ्रेंडली है और आसानी से हजम हो जाती है। और हरी मूंग की दाल में मौजूद हैं सॉल्युबल फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स। शरीर में टॉक्सिन्स जो रहते हैं उन्हें बाहर निकालने में ये दाल मदद करती है। ज्योत्सना, हरी मूंग की दाल के फायदे तो आपने बता दिए, लेकिन मेरी फेवरेट चना दाल के फायदे भी आप बताइए। वो मैं बता देती हूँ। हाई ब्लड शुगर वालों को चने की दाल खानी चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करता है। सिर्फ यही नहीं, न्यूट्रिएंट्स अगर आपने ज्यादा लेने हैं तो इनकी सीक्वेंसिंग का भी आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स सीक्वेंसिंग, अब ये क्या है? इसका मतलब ये है खाने का सही तरीका, यानी पहले क्या खाएं बाद में क्या खाएं। चलिए वो भी बता देती हूँ। देखिए, खाने में सबसे पहले फाइबर ले, यानी कि सलाद, हरी सब्जी, क्योंकि इनमें मौजूद फाइबर शुगर स्पाइक को रोकता है। उसके बाद प्रोटीन ले, यानी कि दाल, पनीर, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस में रखता है। और फिर लास्ट में ले कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। खाना खाने का ये सीक्वेंस शरीर में कार्ब से मिलने वाली एनर्जी को कंज्यूम करने में मदद करता है। साथ ही जो प्रोटीन है वो आपकी मसल बिल्डिंग का भी काम करता है। और सबसे जरूरी है माइंडफुल ईटिंग करें, यानी कि आराम आराम से खाना खाएं, इंजॉय करके खाना खाएं। खाना इस तरह ना खाएं कि भागम भाग लगी हुई हो, इस तरह खाएं कि शरीर को पूरा पोषण मिले, हाजमा बिगड़ने की नौबत ना आए, और ना ही पाचन से जुड़ी हुई बीमारियां आपकी जान ले पाएंगी, ना आपकी जान को आफत में डाल पाएंगी। तो माइंडफुल ईटिंग इज द की। और योग और प्राणायाम तो करना ही करना है। कैसे करना है, कितना करना है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। देखो इधर तो ये हंडिया में चावल पक रहा है, और इधर ये जीरा और जो है लहसुन, प्याज, अदरक, इनके साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च डालनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। थोड़ी हरी मिर्च जो है वो पाचक होती है, और थोड़ी हल्दी और कच्ची हल्दी हो तो और अच्छा है। और इसमें सब डाल करके, और हींग, ये पूरे भोजन को स्वादिष्ट भी बनाता है, और ये पाचक का भी काम करता है हींग। और इसके बाद ये उड़द जो है ना, उड़द है, मूंग है, ये साबुत उड़द, ऐसा अब इसको थोड़ा पानी में पहले भिगो दो, तो फिर इसको पकाना, और फिर इसका स्वाद गजब होगा। और जैसे दाल मखनी में तो छिलके वाली दाल लोग खाते हैं, लेकिन यहाँ यूपी में तो उड़द जो है वो लोग धुला हुआ ही ज़्यादा खाते हैं। धुली हुई उड़द की दाल, धुली हुई मूंग की दाल, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। ये आज साबुत मूंग, और रोटी देखो रंग बिरंगी, ये इसमें चुकंदर भी है, फिर बेसन वाली भी है, फिर बाजरे की भी है, रागी की भी है, और इधर फिर ये मक्खन और मिश्री का जो संयोग है वो तो अप्रतिम है। इधर दही भिगोया जा रहा है, और इस दही में मक्खन भी गजब का है। ये देखो, ये मक्खन ऐसे किसी को खाने को मिल जाए तो और क्या चाहिए। स्वामी जी, अब बस जीवन के लिए बैठना है। अब जो है ये मिलेगा। और ये सारा यहाँ पर हमने सजाकर भी रखा हुआ है। ये सारे मिलेट्स एक तरह से दुर्लभ से हो गए थे, तो सारी मिलेट्स और सारी ये दालें, और वो भी नेचुरल, और ये प्राकृतिक नैसर्गिक जो जीवन था ना, प्रकृति और संस्कृति से जितने हम विमुख होते गए,
उतने हमारे जीवन में विकृतियां आती गई। तो आज पूरे न्यूट्रिशन के बारे में भी बताएंगे। आपने काफ़ी कुछ बता ही दिया है। एक बार सुबह सूर्य नमस्कार। आज मेरे साथ यहाँ पर भाई हैं 44 यूनिट इंसुलिन बंद हो गई, बीपी शुगर थायराइड की गोलियां बंद हो गई, इंसुलिन बंद, डायलिसिस बंद, सारे सिंथेटिक दवा, ये सिंथेटिक सारे न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक जूते चप्पल कपड़े, पूरी जिंदगी में कृत्रिमता आ गई, बनावट और मिलावट, इससे जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। तो ये जो सूर्य नमस्कार कर सके उनको तो सूर्य नमस्कार ही दो। हर दिन हम पावर योग में और कम से कम जॉगिंग के 2 पोज तो हर दिन ही करवा देते, एक तो ये और एक ये। अब ऐसे मैं 100 साल तक लोगों को उछलता कूदता देखना चाहता हूँ और 100 साल तक दंड बैठक भी लगाता हुआ देखना चाहता हूँ। इसलिए हम हर रोज़ खुद भी लगाते हैं, ऐसे 10-20 बार से शुरू करके यूँ, और फिर ये तो गजब है, ऐसे ये, और फिर इसमें ये ऐसे और ऐसे। इससे 100 साल तक रीढ़ की हड्डी अच्छी रहेगी, मसल्स अच्छे रहेंगे, मसल्स की ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, बॉडी का स्ट्रक्चर करेक्टर अच्छा रहेगा। और जो ये कर लेते हैं ना, जिनको चौड़ी छाती चाहिए वो ये किया करें, ये पूरा नीचे पूरा ऊपर, ये ऐसे, और ये जो भुजंगासन ये तो सब कर ही लेते हैं ऐसे, यो या तो पीछे से पैर, चलो उल्टे लेट करके सब करो। अब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्ट्रक्चर करेक्टर, बाहर का एलिवेशन और भीतर का इंटीरियर, हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, हमारा पूरा व्यक्त और अव्यक्त व्यक्तित्व, स्थूल और सूक्ष्म हमारा पूरा जीवन का ताना बाना हमारा। और ये शुरू होता है हमारा आहार अच्छा हो, हमारा विचार अच्छा हो, आहार से हमारा स्ट्रक्चर और विचार से हमारा कैरेक्टर तय होता है। तो फिजिकल डेफिशिएंसी, ये जो अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन है, इनकी डेफिशिएंसी से फिजिकल रोग, अब विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन आदि की डेफिशिएंसी से बड़े बड़े घातक रोग हो जाते हैं। विटामिन डी लगातार कम रहे तो कैंसर हो जाता है, विटामिन B12 लगातार कम रहे तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हो जाते हैं, और आयरन आदि के लगातार कमजोरी रहे तो पूरा शरीर ही ढह जाता है, और विटामिन सी की कमी रहे तो इम्यूनिटी ख़त्म सी हो जाती है, कैल्शियम और फास्फोरस की लगातार कमी रहे तो हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से तो पूरा शरीर का ही पूरा स्नायु तंत्र, नाड़ी तंत्र, मसल्स, मांसपेशियां सारा, क्योंकि हर एक कोशिका की जो बेसिक यूनिट है वो प्रोटीन से बनती है और चलती कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट सही मात्रा में, वो भी चीनी से नहीं, वो भी फलों के मिठास से, नेचुरल जो मिठास है उससे, कृत्रिम मिठास है। जिसकी बात करें स्वामी जी, ग्लूकोज की बात करें, आप फ्रुक्टोज की बात कर रहे हैं। बेसिक यूनिट बनती है प्रोटीन से और चलती है प्राकृतिक मिठास से। जी मेरी बहन। अब स्वामी जी देखिए, आज जब दालों को लेकर चर्चा हो रही थी और उससे पहले जब हम रिसर्च कर रहे थे तो मैं सोच रही थी कि मैं राजस्थान से आती हूँ और राजस्थान में तो पंचमेल दाल का चलन है। 5 तरीके की दालों का मिश्रण बनाकर और फिर उसे खाना, तो कितना पौष्टिक आहार ये हुआ करता है। बहुत से लोगों की थाली से पंचमेल दाल कम हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे अंचल ऐसे राजस्थान के भी जहां पर हर दूसरे दिन पंचमेल दाल बनती है। अब उसके पीछे का कारण क्या है ये अब समझ में आया इस रिसर्च के बाद। स्वामी जी, एक रिसर्च और कहती हूँ, WHO के अनुसार दुनिया की करीब 40% आबादी कभी ना कभी पाचन की समस्या से जूझती है। क्या हमारी प्लेट में दाल जैसी प्रोटीन रिच चीजें इस समस्या को कम कर सकती हैं? हरी मूंग की दाल हो गई, मूंग मसूर हो गई, उड़द की दाल हो गई। अच्छा, कहते हैं उड़द की दाल बाई करती है,
कितनी क्वांटिटी में उड़द की दाल खानी चाहिए या कितनी क्वांटिटी में चना दाल खानी चाहिए कि वो बाई ना करे? देखो, उड़द है, चना है, छोला है, ये सब ना ज़्यादा मात्रा में नहीं। एक कटोरी दाल चाहे उड़द की खाओ, चाहे छोले खाओ, चाहे चने खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बात तब आती है जब लोग जो है रोज खाते हैं। सप्ताह में एक दिन खाओ ना। अर्थराइटिस वाले भी एक दिन उड़द की दाल खाएंगे। उड़द तो सबसे ज़्यादा ताकतवर दाल है। उड़द में सबसे ज़्यादा ताकत है, सबसे ज़्यादा पौष्टिकता है, पोषण है। चने में सबसे ज़्यादा, चना में, छोला में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। लेकिन रोज़ मत खाओ ना। सप्ताह में एक दिन चने की खाओ, एक दिन उड़द की खाओ, एक दिन जो है वो चने मोटे वाले काबली चना बोलते हैं उसको खाओ, एक दिन मूंग की दाल खाओ, एक दिन अरहर की, एक दिन मसूर की। तो सप्ताह के 7 दिनों में 7 तरह की दालें खा लो ना। मूंग है, मोठ है, उड़द है, अरहर है, मलका है, फिर मिक्स दाल जैसे आपने कहा उसको खाओ। तो ये एक तरह की दाल रोज पक रही है रसोई में। हमारे घर में तो मूंग खाया जाता है और किसी किसी घर में तो धुला हुआ मूंग। अरे मेरे राम राम राम, धुली हुई कोई दाल त्वक्वा ऐसा औषधि राम सारा, धुली हुई कोई भी दाल अच्छी नहीं। अब क्या करें, ये जो है वैसे तो चने की दाल भी बिना धुली अच्छी होती है, लेकिन ये चने की दाल और ये अरहर की दाल ये तो धुली हुई लोग ज़्यादा खाते हैं। बाकी कम से कम बाकी तो मत खाओ। कभी कभी खा लिया चलो धुली मूंग या धुली उड़द, तो लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि नेचुरल रूप में इनका सेवन करें। तो दालें जो है छिलके वाली और अलग अलग दिन अलग अलग दाल, और सारे मिलेट्स, किसी दिन रागी, किसी दिन जवार, किसी दिन बाजरा, किसी दिन मकई। अब कोई कहे कि जी जैसे आप कह रहे थे ना उड़द की दाल थोड़ी बाई करती है, बाजरा थोड़ा गर्मी करता है। अरे लोग मुर्गा खाते हैं, अंडा खाते हैं और इतने मिर्ची मसाले खाते हैं, इतने गरम गरम चीज़ें खाते हैं। राजस्थान में तो कहीं कहीं तो 12 के 12 महीने लोग बाजरा खाते हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर में मैंने देखा है और 100 साल के लोगों से मैं मिला हुआ हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। बात तो सही है। किसी दिन रागी खाओ, किसी दिन बाजरा, किसी दिन जवार, किसी दिन मकई, किसी दिन चौलाई, किसी दिन चावल भी खा लो, किसी दिन गेहूँ भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे आपने मिक्स दाल की बात की तो मिक्सी आटा खाओ ना, मिक्स आटा। तो ये ऐसे बैलेंस बनाए तो। और तेल भी किसी दिन तिल का, किसी दिन सोयाबीन का, किसी दिन जो है वो सरसों का, किसी दिन राइस ब्रान, किसी दिन नारियल, ऐसे अलग अलग तेल, अलग अलग दालें, अलग अलग आटा, और फिर अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग ड्राई फ्रूट्स, अलग अलग शाक सब्जियाँ। ऐसे एक ये जो विविधता की संस्कृति है ना हमारी, ये बड़ी जबरदस्त है। आहार की दृष्टि से भी, विचार की दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी। ये विविधता में जो एकता और एकता में अनेकता, अनेकता में एकता का ये जो सूत्र है, ये संस्कृति का भी और स्वास्थ्य का भी है जी। तो मंडू का आसन भी थोड़ा लंबा करें, पाचन के। यानी विविधता, अलग अलग तरीके की दालें, एकता एक साथ मिलकर बना दें और फिर अनेक तरीके के पोषण जो है एक ही कटोरी में पालें। अच्छा स्वामी जी, ICMR की स्टडी ये कहती है कि भारत में हर तीसरे व्यक्ति को गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, बदहजमी की शिकायत है। तो क्या माइंडफुल ईटिंग और यौगिक खानपान से इसका बचाव किया जा सकता है, या यूं कहें कि माइंडफुल ईटिंग से ही इसका बचाव किया जा सकता है, बाकी सारी रेमेडीज तो बहुत बाद में आती हैं? हाँ, माइंडफुल ईटिंग क्या है? एक तो वात, पित्त, कफ, त्रिदो। देखो 3 तरह की मूल प्रकृति होती है, किसी की वात, किसी की पित्त, किसी की कफ प्रधान, किसी के सत्व, किसी के रजस, किसी की तमस। तो वात, पित्त, कफ, सत्व, रजस, तमस, प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, भोगा, पुरुषार्थम, दृश्यम। किसी के प्रकाश, किसी की क्रिया, किसी की स्थितिशील, किसी की वात, किसी के कफ, किसी की पित्त प्रधान प्रकृति होती है। तो अपनी प्रकृति के अनुरूप आहार ले। फिर सुबह नाश्ता ना उसको तो बहुत सूक्ष्म लेना चाहिए। सूक्ष्म आहार को नाश्ता कहते हैं। कुछ लोग सुबह ही कई पराठे ठोक लेते हैं, कई इडली डोसा ठोक लेते हैं,
और छोले भटूरे कुछ तो सुबह सुबह ही, कहीं तो रबड़ी और जलेबी से और समोसे से ही नाश्ता शुरू होता है। ये सब गड़बड़ है। सुबह का नाश्ता जो है वो बहुत ही सूक्ष्म आहार के रूप में अनार, पपीता, सेव, अंकुरित आदि के रूप में ड्राई फ्रूट्स भिगो करके, और यही हम करते हैं यहाँ पर, ये सिखाते हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए बहुत बड़े, बोले स्वामी जी ये तो भारत सरकार के भी सलाहकार है, बोले बीपी शुगर ठीक हो गया स्वामी जी, रोज 1 किलो वजन कम हो रहा है। ये तो आहार चिकित्सा, तो यहाँ आकर के देखिए आहारी उपचार है, इसका तो प्रत्यक्ष अनुभव क्या है, ये तो गजब है साहब। तो देखो सुबह नाश्ता हल्का, ये माइंडफुल ईटिंग जो आप बात कर रहे हैं। फिर क्या करना, फिर दोपहर के खाने में पहले अनार, पपीता, सेव, थोड़ा सलाद खाओ, थोड़े फल खाओ, फिर और वो भी चबा चबा करके खाओ। फिर वात पित्त कफ प्रकृति के अनुसार अपनी ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या, योगचर्या, जीवनचर्या में ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो अपनी प्रकृति के अनुसार फिर अंत में थोड़ा मिष्टान आदि या जो भी जो देर से हजम होने वाली चीज़ है उसको सबसे लास्ट में खाना चाहिए। कुछ सबसे पहले हलवा ठोक लेते हैं, फिर ऊपर से खाते हैं। हलवा, खीर और जो भी चीज़ें है भारी, ये लास्ट में खाया करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाया करें, 50-100 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं। और यदि आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस है तो चम्मच के हिसाब से खाओ, 1-2 चम्मच। लेकिन 1-2 चम्मच से जी तो नहीं भरता ना। तो आदमी जब तक 100-200 ग्राम ठोक नहीं लेता, ये ठोका ठाकी बंद करनी पड़ेगी। इसलिए 3-4 मिनट तक 1 चम्मच हलवा सिर्फ जीभ को खिलाओ और फिर जीभ को समझाओ 9 बजे। हाँ, और उस 1 चम्मच हलवा डाल के 1 रसगुल्ला, 1 गुलाब जामुन, 1 समोसा मुंह में डाल करके 1 टुकड़ा बोला इसी में स्वाद ले ले जितना लेना, दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसे ये अस्वाद का व्रत इसको अपनाना चाहिए। तो सुबह नाश्ता 9 बजे, दोपहर का भोजन 12 से 1 बजे के बीच में, और शाम का 7 बजे के पहले अच्छा, 8 बजे अधिकतम, और 9-10 बजे के बाद तो भाई कुछ लेना ही नहीं चाहिए। फिर तो ऐसे ही सोचाओ। और अपवाद रूप में किसी ने दिन भर कुछ न खाया हो तो दूध पी सकते हैं केवल। ऐसे करके अपनी आहारचर्या को हमें ठीक करना पड़ेगा। ये बहुत गड़बड़ हो रखी है लोगों की। अच्छा स्वामी जी, कभी कभी वो रात को स्नैकिंग का अगर मन करे, मान लीजिए बहुत तेज कड़कती हुई भूख लग जाए, तो थोड़ा सा मखाना खा लिया जा सकता है, या दूध और मखाने वाली खीर। थोड़ा मखाना, थोड़ा चना, थोड़ा मुरमुरा, ये जो बंगाली लोग खाते हैं ना मुरमुरा, और साउथ में ना ये जो भुना हुआ जो चावल होता है मुरमुरा जिसको बोलते हैं, जी, उसको थोड़ा सा भिगो करके और उसमें थोड़े से लहसुन, प्याज और सब मसाले आदि डाल करके छोक करके सुसला बोलते हैं, सुसला, तो सुसला खा सकते हैं। रात को सुसला खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं, तो ऐसे ले सकते हैं। या फ्रूट्स, एक लोगों में भ्रांति है कि कुछ फ्रूट्स जो है, जैसे ये टमाटर जैसा एक फल होता है, उसको क्या बोलते हैं, और एक ये जैसे सीताफल, बड़े ठंडे होते हैं, ये कफ प्रकृति वालों को नहीं लेने चाहिए। हाँ, तो प्लम होता है वैसा टमाटर जैसा दिखता है, गोल गोल। जिनकी वात प्रकृति है, हाँ, और जिनकी वात प्रकृति है, क्योंकि एक बार मैं भी फंस गया, थोड़ा सा हल्का सा गले में ठंडक की महसूस हो रही थी, और वो टमाटर जैसा वो फल और क्या कहते हैं, और वो थोड़ा सीताफल खा लिया, तो रात को पता लगा चक्का जाम हो गया। तो जिनकी कफ प्रकृति है उनको ठंडे फल, जिनकी वात प्रकृति है उनको रेस्पबेरी भी होती है स्वामी जी, ऐसे ही जिनकी वो भी देखने में बड़ी प्यारी होती है, मन करता है खा जाए, रात को नहीं खाना चाहिए। खट्टी बाकी जो है अनार, पपीता, सेब ये निर्दोष है, कभी भी खाए जा सकते हैं। और कफ और वात हो तो सेब और ये जो अमरूद है इसको उबाल करके स्टीम करके ले सकते हैं। तो रात को फल खाए जा सकते हैं, ये भी एक रहस्य पर पर्दा उठा देता हूँ। और फिजिकल डेफिशिएंसी के साथ आज हम इमोशनल डेफिशिएंसी की भी बात करेंगे। किसी में प्रेम, किसी में करुणा, किसी में वात्सल्य, किसी में कृतज्ञता, ये सब दैवी जो संपदाएं हैं हमारी, ये जो दिव्य गुण है, ये इमोशनल डेफिशिएंसी भी बड़ी खतरनाक है। तो इमोशनली भी हमें एकदम तृप्त अवस्था में रह रहे हैं, संतुष्ट अवस्था में रहे, सहज रहना है, प्रेम करुणा में रहना है, धीरज में रहना है।
ये जब संतुष्टि की स्थिति में रहते हैं ना, तब सबको निर्भयता की स्थिति में रहते हैं। कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। और स्वामी जी, और आप तो कहते भी हैं कि ये जो बहुत ज्यादा डिजायर्स है ना, फिजिकल डेफिशिएंसी है, ये बड़ा दुख देती है। जी मेरी बहन, ये कई बार इसलिए भी होती है क्योंकि हम अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं कि हम अकेले हैं, किसी तरह का मूवमेंट लाइफ का हिस्सा नहीं होता है। तो आज एक पावर यौगिक सेशन करवा दीजिए ताकि जो अकेलापन दिमाग में हावी है वो दूर हो जाए। और इसके अलावा अरहर की दाल की अगर मैं बात करूं तो आपने कहा फूड इज मेडिसिन, और आइए अब एक एक करके दालों की मेडिसिनल क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं। अरहर की दाल यानी कि हाई बीपी वालों के लिए ये वरदान है। तो स्वामी जी, क्या योगासन और सही खान पान मिलकर ब्लड प्रेशर के साथ साथ पाचन दोनों को संतुलित कर सकते हैं? और जनरल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की जो रिपोर्ट आई है स्वामी जी, वो ये कहती है कि प्रोटीन और फाइबर का सही बैलेंस शुगर स्पाइक और मोटापे दोनों को रोकता है। अस्थि मज्जा शुक्र जी, इस बिल्कुल एकदम ठीक कह रहे हैं आप। तो केवल एक चीज को नहीं, मैंने कहा रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज, पूरी अष्ट धातु, पूरा अंदर का स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वेट और पूरा एनर्जी लेवल। तो एक तो हमने पहले व्यायामात्मक करवाया था, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक और भुजंग आसन। अब देखो ये भी दूसरा पावर योगा भी है इसमें, माने इम्यूनिटी योगा, पावर योगा कहो, लॉन्गेविटी योगा कहो, और वेट भी नहीं बढ़ेगा। एक ये, दूसरा ये, इसको तेज़ी से करें। ये सब अभ्यास ऐसे जब तेज़ी से करते हैं तो ये पावर योगा भी हो जाता है, और इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है, ओबेसिटी भी जाती है इससे। ये दो, फिर ये तीसरा ये, और फिर चौथा भुजंगासन, ये निरंतरता के साथ ऐसे, ये ऐसे। अब हम तो करते हैं तो पता ही नहीं लगता कब हो गया। अब भारी भरकम लोगों को तो उठाने में ही पहले सोचना पड़ता है कैसे उठेगा, ऐसे ये, फिर ये ऐसे। तो धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ेगा, एक दिन में तो नहीं होगा, स्लोली स्लोली ऐसे। और फिर ये सीधे लेट करके ये वाला अभ्यास ऐसे। पहले दही बिलोती थी और माताएं बहनें चक्की चलाती थी, पुरुष भी खेत में जाते थे, हल चलाते थे। जो शारीरिक श्रम था ना, वो नैसर्गिक रूप से अपने कार्य के तहत ही हो जाया करता था। आजकल तो लोग जो है थोड़ी सी दूर जाना हो तो गाड़ी में, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर, पैदल चलना बंद हो गया है। और फिर ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं। पैदल चलना शुरू करें, साइकिल पर चलना शुरू करें, मोटरसाइकिल गाड़ी से तो बात मैंने 100-200 500 मीटर तो चला करो। आदमी को पैदल चलने में शर्म महसूस होती है। मैं विदेशों में देखता हूँ, लोग अमेरिका के न्यूयॉर्क से लेकर के, न्यू जर्सी से लेकर के, लंदन से लेकर के पैदल लोगों के हजारों लाखों लोगों का झुंड देखने को मिलेगा। और यहाँ पैदल चलने में शर्म आती है। कुछ पता नहीं कौन से नई दिल्ली का क्या है वो, खारी बावली क्या बोलते पता नहीं, कुछ ऐसे है स्वामी जी बाजार, वहाँ तो थोड़े बहुत लोग पैदल चल लेते हैं। अब खारी है कि मीठी है तो कुछ जगह थोड़े बहुत लोग पैदल चलते देखने को मिलते हैं। हाँ, तो ऐसे बावले हो रखे हैं। तो और इसलिए स्वामी जी लोगों को थोड़ा पैदल चलने का अभ्यास करना चाहिए। ऑफिस में भी कल परसों एक हमारे यहाँ जनरल साहब है, गिल साहब मिले, बोले जी 7 मंजिला मेरा ऑफिस है, एक बार भी मैंने लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया। ऑफिस में लिफ्ट का प्रयोग, हर जगह हमने श्रम का तिरस्कार किया है और उससे बीमार हो गए। जो करेगा श्रम का तिरस्कार वो पड़ेगा बीमार। इसलिए पुरुषार्थ करो, श्रम करो और भीतर से विश्राम में रहो। विश्राम मूलक श्रम, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, विरासत मूलक विकास, यही है जीवन की प्रगति का आधार, नहीं तो दुर्गति होगी। स्वामी जी एक और विषय में ले लेती हूँ। भारत में हर साल करीब 2 करोड़ लोग पाइल्स और कब्ज जैसी बड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और हर दिन हो रहे हैं। क्या योग और प्राणायाम के साथ साथ हमारा आहार इसका स्थायी समाधान निकाल सकता है? हालांकि हम इस विषय पर कई मर्तबा बात कर चुके हैं,
लेकिन हमारा तो मोटो ही ये है कि जब तक हर व्यक्ति निरोगी ना हो जाए तब तक हर दिन ये करना है। ये मुहिम चलती रहेगी, ये अभियान, ये पुरुषार्थ चलता रहेगा। योग को दिनचर्या बनाना ही पड़ेगा। देखो आप जो संख्या बता रहे हो ना, ये तो कुछ रिपोर्टेड केस है मेरी बहन मीनाक्षी जी। हर दूसरा आदमी परेशान है, किसी को गैस है, किसी को कब्ज है, किसी को कोलाइटिस है और किसी को कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस दोनों साथ साथ हो जाते हैं। गैस एसिडिटी कॉमन है, फिर लंबे समय तक गैस कब्ज एसिडिटी चलती है तो पायस फिसर फिस्टुला हो जाते हैं। पाचन तंत्र ठीक रहे तो हमारा एपोप्टोसिस अच्छा रहेगा, मोटापा नहीं होगा। लाइपोजेनेसिस कम होगा, लाइपोलाइसिस ज़्यादा होगा, मोटापा नहीं रहेगा। पाचन अच्छा रहे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, पाचन अच्छा रहे तो शुगर भी नहीं होगा, और हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहे, पित्त ना बढ़े तो बीपी भी ठीक रहेगा। पाचन तंत्र की बड़ी भूमिका है, इसलिए मैं तो कहूँगा हर दूसरा आदमी का पाचन गड़बड़ है और किसी किसी घर में तो सब लोगों का ही पाचन गड़बड़ है, यह हालत रहती है। पवन मुक्तासन इसलिए सबके लिए ज़रूरी है। उत्तान पादासन 1-1 मिनट 2-2 मिनट ये आसन करने, ये सबके लिए ज़रूरी है। जो पवन मुक्तासन उत्तान पादासन करेंगे और जो सेतुबंध आसन करेंगे, इसलिए हम रोज़ करवाते हैं। जो पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन करेंगे ये ऐसे। अब एक आसन 1-2 मिनट लगातार करना पड़ेगा। 99% लोगों की धरण डिगी हुई है। लो धरण, ये नाभि और ये कोड़ी, नाभि और कोड़ी दोनों डिगी हुई है। ये पवन मुक्तासन से, उत्तान पादासन से, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन 1-2 मिनट लगातार करना पड़ेगा ऐसे। बहुत खराब हालत है लोगों की। सेतुबंध ये अच्छी कंडीशन में नहीं है लोग। ऐसे इसको ठीक से करें। और ये पाचन के लिए गजब अभ्यास है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सेतुबंधासन, जिनसे बन पाए ना तो ये हलासन भी बहुत ज़बरदस्त होता है। हाथ ऐसे रख सकते हैं सीधे इसमें और घुटने सीधे और ऐसे पंजे यूँ तने हुए और यूँ पैर ले आए ऐसे, ये स्थिति है। और इसमें बने रहे 1-2 मिनट बने रहेंगे तब इसका लाभ पूरा मिलेगा। लोग करते तो है, आंशिक रूप से करते, थोड़ा सा करते, उससे पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो मैं सबसे कहूँगा पूरा करें। मंडूकासन भी पूरा करें, योग मुद्रासन भी पूरा करें। लोग 10-20 सेकंड करते हैं, मैं कहता हूँ भाई कम से कम पूरा लाभ पाना है तो 2-3-5 मिनट करो। और जिनको बहुत पुराने पेट की बीमारियां हैं, पुरानी शुगर हो गई है, तो 5-10 मिनट हम मंडूकासन ऐसे ऐसे और ऐसे, 2 तरह से हाथ मुट्ठियाँ बंद और ऐसे एक आसन को 5-10 मिनट करते हैं ना, तब पूरा लाभ मिलता है। लोग आधा अधूरा करते फिर कहते हैं बाबा जी लाभ नहीं। मैंने कहा तुम तो योग को भी बदनाम कर दोगे, योग पूरा करो भाई। कोई दवाई का भी लाभ पूरा तब होता है ना जब उसका डोज, टाइम एंड डोज डिपेंडेंट पूरा बेनिफिट होता है। तो रोज करें और पूरा करें, योग करें, रोज करें और पूरा करें, बस इस बात के ऊपर ध्यान दें तो फिर कोई गिला शिकवा नहीं होगा, कोई जीवन में समस्या, कोई संकट नहीं होगा, सब समाधान मिलेगा। कोई दुबला भी नहीं होगा, कोई मोटा भी नहीं होगा। करें, पूरा करें, सही तरीके से करें। और जो लोगों की हालत ख़राब वाली बात आपने कही है वो भी ठीक है। लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता है कि जो वो अपने शरीर में डाल रहे हैं खाने के नाम पर कचरा, वो कहीं ना कहीं उनको अलग अलग तरह की लाइफस्टाइल की बीमारियां दे रहा है। स्वामी जी, अब एक जो स्टडी आई है हाल ही में उसका जिक्र कर लेती हूँ। फूड ऑर्डरिंग एप्स की वजह से फास्ट फूड का जो सेवन है वो 35 यानी 35% बढ़ गया है। क्या यही बदलती लाइफस्टाइल हमारे हाजमे की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है? एकदम ठीक कह रहे। ये जो है ना, बचपन में पाचन बहुत अच्छा रहता है और बच्चे थोड़ी मात्रा में खाते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं आती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और फूड हैबिट यदि ठीक नहीं है तो जितना भी स्ट्रीट फूड है, जितना भी जंक फूड है, फास्ट फूड है और पैक्ड फूड है, सॉल्टेड फूड है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट, बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर शुगर
और ये सब चीज़ें ना, इनसे तो तौबा करना पड़ेगा। अच्छा, एक बहुत अच्छा आसन है पद्मासन में, आगे झुकना तो योग मुद्रासन, ऊपर उठना, ये बड़ा अच्छा है पाचन के लिए। कोई 1 मिनट तक ऐसे कर लेना तो ऐसे कड़ाके की भूख लगती है। और किसी का पाचन गड़बड़ हो ना तो पीपला मूल चित्रक 26 ओठ, इसको पंचकोल कहते हैं, इसको काढ़ा बना करके पी रहा है, इतने कड़ाके की भूख लगती है साहब, गजब हो जाता है। और सप्ताह में 1 बार त्रिफला ले लो और खाने के बाद द्राक्षासव पी लो, भूख भी अच्छी, नींद भी अच्छी एकदम। तो आप बोल रहे थे ना माइंडफुल ईटिंग, उसका एक सूत्र द्राक्षासव भी है। खाने के बाद आसव अरिष्ट ले। द्राक्षासव सामान्य डाइजेशन के लिए, जिनको कब्ज रहता है उनके लिए अभयारिष्ट, जिनको कोलाइटिस है उनके लिए कुर्जारिष्ट, जिनका ब्रेन डिसऑर्डर है, थोड़ा सा मन अच्छा नहीं रहता है, नींद अच्छी नहीं आती है थोड़ा सा, तो सारस्वत अरिष्ट या अश्वगंधारिष्ट। और डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए ये जो विनेगर है ना, एप्पल विनेगर, और खून के कमी चुकंदर का विनेगर, और शुगर वालों के लिए जामुन का विनेगर, सिरका, ये भूल गए थे लोग। और खाने के बाद अभी बरसात को छोड़ करके बाकी समय थोड़ी छाछ, आजकल लोग गर्म पानी में, तेज़ गर्म पानी में नींबू और थोड़ा 1 चुटकी नमक भी मिला करके लेते हैं। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं। और फिर खाने के बाद वज्रासन में ऐसे बैठना चाहिए ये, और ऐसे खाली पेट सुबह सुबह ऐसे ये पिंडली थोड़ी दबा लेनी चाहिए। पिंडली दबाने से ना, अरे राम, बहुत एकदम ऐसे दबाते ही ना पूरा पाचन अच्छा हो जाता है पिंडली दबाने से। ये बड़ी अच्छी है। यदि कोई दूसरा दबा दे तो और अच्छा लगता है, नहीं तो अपने हाथ जगन्ना। तो ये चाह रही थी स्वामी जी। एक पॉइंट और बताता हूँ, ये पिंडली तो मैंने बताई, टखने के नीचे दबाने से। एक बहुत पुराने वैद्य ने मेरे को बताया और हमने देखा, यहाँ से दबाने से ना डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। कभी भी जिंदगी में टखने के नीचे ये यहाँ से दबा दो, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। यहाँ से ये जी, डाइजेशन के लिए, पेट के लिए, पाचन के लिए, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए और थकान उतारने के लिए। तो बड़े बुजुर्गों के ना यहाँ से दबा दिया करें जी। रात को सोते समय थोड़ी पिंडली और यहाँ से दबा दो, बढ़िया नींद आ जाएगी। अब स्वामी जी हम एक काम करते हैं, मैं ज्योत्सना और ईशा प्राणायाम करते चलते हैं, दर्शकों से भी प्राणायाम करवाते हैं और दर्शकों को दिखाते हैं हेल्थ रील। स्वामी जी, ये तो हम सभी जानते हैं कि आजकल रील का ज़माना है और ख़ासकर फिटनेस से जुड़ी रील्स इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारी हैं, जिनमें कई बार सही गलत का फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज की जो रील लेकर आई हैं मीनाक्षी, उसे देखते हैं और फिर जानते हैं आपका एक्सपर्ट ओपिनियन। घर पर ये कैसे पता करें कि आपका हार्ट हेल्दी है या नहीं, इसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। पहले तो करना यह है कि अगर आप तेजी से 50-60 सीढ़ियाँ चढ़ ले रहे हैं, उतर पा रहे हैं और आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये कि आपका हार्ट हेल्दी है। तो पहला टेस्ट तो ये हुआ। दूसरा टेस्ट, आप ज़मीन पर कोई मैट बिछा लें और ना भी मैट बिछाएं, ज़मीन पर बिना सहारे के बैठें और बिना सहारे के ही उठें। अगर आप ये कर पा रहे हैं बिना सहारे के ज़मीन पर बैठना और उठना, तो इसका मतलब ये कि आपका हार्ट हेल्दी है। अब तीसरा टेस्ट, इस तरीके से एक बोल में एकदम बर्फीला पानी डाल लीजिए। ये देखिए मैंने बर्फ इसमें डाली हुई है और पानी भी बिल्कुल बर्फीला है। इसमें अपने हाथों को डिप कर दीजिए। अगर आपकी उंगलियों के पोर गुलाबी हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपकी हार्ट हेल्थ बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपके हाथ गुलाबी होने की बजाय नीले हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब जैसे कि मेरे हाथ उंगलियों के पोर गुलाबी हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हार्ट एकदम ठीक है, दिल ठीक तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर ये नीले हो रहे होते तो मुझे भी डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता। एक आखिरी टेस्ट और है, इस तरीके की बोतल है अगर आपके पास, तो एक हाथ से इसके ढक्कन को खोलने की कोशिश करें। अगर इस तरीके से आप इसे ओपन कर पा रहे हैं, इट मीन्स यू आर परफेक्टली फाइन। फिर से करके दिखा देती हूँ। तो ये 4 तरीके हैं, इन चारों तरीकों को आजमा कर देखें क्या आपका हार्ट हेल्दी है या नहीं। स्वामी जी ठीक है या नहीं?
एक्सपर्ट ओपिनियन आपका। बहुत अच्छे उपाय बता दिए मैंने। आत्मनिरीक्षण का, आत्म परीक्षण का, आत्म उपचार का और आत्म मूल्यांकन का, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं हो सकता। तो 100 में से 100 मार्क्स है और इनको हमें आजमाना है। हाँ, सीरियस प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट है, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन है, लेकिन सामान्य रूप से अपना निरीक्षण आप खुद कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छा बताया और ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स रोज़ देते रहते हैं। आज खाने पीने की टिप्स दिए, खीरा, करेला, टमाटर, गाजर का जूस, अलग अलग प्रकार के लौकी का जूस, क्या क्या कुछ रोज़ बताते हैं और उसमें एक बहुत अच्छा सेगमेंट शुरू कर दिया। थैंक यू। अब प्रश्न काल शुरू हो जाता है। ऐसे ही रोज हेल्थ रिस्क के माध्यम से निचोड़ स्वास्थ्य का आप देते रहे। स्वामी जी, पहला प्रश्न है अजय कुमार का। इनकी उम्र 70 साल है। ब्लड प्रेशर बार बार गिरकर 50 तक पहुंच जाता है। 2 बार कोरोना और डेंगू भी हो चुका है। क्या बीपी बैलेंस रखने का कोई उपाय है? ये बड़ा घातक होता है, किसी किसी की तो मौत हो जाती है। लो बीपी, लो शुगर, ये प्राण घातक हो जाता है। बीपी बढ़ने से कभी कभी किसी किसी को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आदि होता है, किडनी फेलियर, उसमें भी क्रिएटिनिन आदि थोड़ा बढ़ता है। बीपी बहुत ज़्यादा डाउन चला जाए, शुगर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाए, एकदम से मौत हो जाती है। तो बीपी डाउन जाए तो क्या करें? बीपी डाउन जाए तो एक तो थोड़ा वेग पूर्वक प्राणायाम करें। ये आपको मैं ऐसा बता रहा हूँ, लोग समझते नहीं है। लोग समझते हैं अरे बीपी डाउन चला गया और डाउन तो नहीं चला जाएगा। बीपी डाउन चला जाए तो प्राणायाम करें थोड़ा जोर से, भस्त्रिका, कपालभाति, अश्वगंधारिष्ट ले, अश्वशिला ले, दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर और थोड़ा सा हनी, खजूर या छुआरा डाल कर एकदम से जो है बीपी हाई हो जाएगा। अर्थात लो से आप 70-80 नीचे, ऊपर का 110, 120, 130 पहुँच जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करना। ऐसे ही अचानक किसी का शुगर भी लो हो जाए तो आप चीनी मत फाँकना, हनी रखना, खजूर रखना, मुनक्का रखना। ये शुगर वाले टॉफ़ी आदि, कुछ ऐसी चॉकलेट आदि मुँह में रखते, उनको अपने जेब में जो है किशमिश या खजूर, मुनक्का रखना चाहिए। वो हम यहाँ पर सबको उपलब्ध कराते हैं। आपने 2 समस्याओं का उत्तर दे दिया। अगला प्रश्न आप ले लो। राजस्थान के अलवर से नीतीश सैनी पूछ रहे हैं, SGOT, SGPT बढ़ा हुआ है, उम्र 31 साल है, इन्हें क्या उपाय करना चाहिए? एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन करना चाहिए, खाली पेट आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क हनी के साथ ले लेना चाहिए। सर्वकल्प का काढ़ा हो सके तो वो पी लो, नहीं तो रेडीमेड लिवोग्रिट ले लो। और अनार कोई सुबह सुबह ले लेगा, अनार, पपीता या सेव खाली पेट, मगुकोसा, कोई भी एक चीज़, या लौकी का जूस, SGOT, SGPT 100% रेगुलर आ जाते हैं। थोड़ा पिंडली दबाने वाला जो प्रयोग बताया था वो भी अच्छा है जी। अगला सवाल स्वामी जी पाली राजस्थान से कैलाशी चौधरी का है। उनकी उम्र 29 साल है, गैस और कब्ज की परेशानी है। जल्दी से इनके भी प्रश्न का उत्तर दे दें। बस गैस के लिए तो गैसर चूर्ण ले लो या खाली पेट लहसुन का सेवन कर लो, और कब्ज के लिए तो त्रिफला चूर्ण या चबा चबा करके खाना खाएं। लौकी की मात्रा बढ़ा दें, कब्ज दूर हो जाएगी। और थोड़ा कम खाएं और खुश रहें। लौकी खाएं, कब्ज भगाएं, खुश रहें, ये सबसे बड़ा उपाय है। स्वामी जी, अब आपसे विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी।